Hey guys, welcome back to my channel Classes at Agarwal Academy. This is CMA Vishali Agarwal and this is something about me. I am a qualified cost accountant, a graduate in BCom and a postgraduate in MCom. तो आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस को। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ लिया था, उसका मीनिंग, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट हम सब कवर कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हमने काफी डिटेल में हर एक चीज कवर करी है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को समझेंगे। बेसिकली समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन तो गई, पर उनका करेंगे क्या आगे, ठीक है, किस पर्पस के लिए वो यूज हो रही हैं। उसके बाद उसके कुछ टाइप्स समझेंगे कि एनालिसिस किस किस टाइप का होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को आज की। ये आ गया मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सबसे पहले तो ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ ली। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का मीनिंग समझते हैं। देखिए, ये कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज पोजीशन। जब हम एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं हम, तो क्या बताती हैं वो, कंपनी की पोजीशन के बारे में हमको थोड़ा सा बताती हैं कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, कंपनी की क्या पोजीशन है आज की डेट में। क्लियर। उसके बाद द फिगर्स इन इटसेल्फ प्रोवाइड्स नो इन्फॉर्मेशन बट व्हेन एनालाइज्ड प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज रिजल्ट्स। देखो, अगर फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैं आपको बोलूं आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी को प्रॉफिट होता है 100 करोड़ रुपए का। आप कहोगे यार बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, ये तो 100 करोड़ रुपए तो बहुत अच्छे हैं। अगर मैं आपको ये बोल दूं अब कि आपको पिछले साल 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, क्या बोलोगे अब आप? कहोगे नहीं, परफॉर्मेंस गिर गई है। इसका मतलब जब आपने एक फिगर देखी, ठीक है, सिर्फ 100 करोड़ रुपए देखे, तो आपको तो लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। बट जैसे ही आपको मैंने बता दिया कि 1000 करोड़ पिछले साल का प्रॉफिट था, आपने बोला ये परफॉर्मेंस तो बहुत खराब है। इसका मतलब जो फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी जाती है ना, वो अपने आप कुछ भी नहीं बताएंगी आपको। आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको उनको पिछले सालों से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और भी आप चीजें करोगे उसके अंदर, उनको एनालाइज करोगे अच्छे से, एक एक चीज को बैठ के देखोगे, तब आपको पता लगेगा कि कंपनी के रिजल्ट्स क्या निकले हैं इस बार, क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है या परफॉर्मेंस गिर गई है पिछले साल से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमको पहले तो इसलिए काम आता है क्योंकि कंपनी की पोजीशन के बारे में ये हमको बताते हैं कि आपकी कंपनी आज कहाँ स्टैंड कर रही है, इज इट इम्प्रूविंग और इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर हमने पढ़ा था चार चीज आती हैं: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। मैंने पहले भी बोला, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको इनके लिंक मेरी वीडियोस से मिल जाएंगे, गो विजिट देम और जरूर देखिए वो वीडियो, डिटेल में एक एक चीज कवर करी हुई है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम आने वाली अपनी वीडियोस में करने वाले हैं। एंड नोट्स टू अकाउंट्स तो आई टोल्ड यू कि नोट्स टू अकाउंट्स तो साथ साथ चलता है। नोट्स टू अकाउंट्स अलग से कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं है, वो इन्हीं अकाउंट्स का, बेसिकली इन्हीं स्टेटमेंट्स का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर क्यों रहे हो भाई? ठीक है, आपको ये पता लग गया कंपनी इंप्रूव कर रही है या जा रही है नीचे, ठीक है। उससे आपको क्या पता लगेगा? आप डिसीजंस लोगे। अगर आपकी कंपनी इंप्रूव कर रही है तो आप ये सोचोगे इसको और इंप्रूव कैसे कराया जाए। अगर आपकी कंपनी डाउनवर्ड्स जा रही है तो आप ये सोचोगे कि यार ये गिरती परफॉर्मेंस को रोका कैसे जाए, कहाँ कमियां हो रही हैं हमारी, ढूंढो उस कमी को। तो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, आपके स्ट्रेंथ और आपके बिजनेस के वीकनेसेस को पता लगाती है, स्पॉट करती है। तो इसलिए इसका पर्पस क्या हो गया, ये इसका पर्पस भी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों काम आता है? क्योंकि हमको डिसीजंस लेने होते हैं उन स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। उसके बाद दिस एनालिसिस इज यूजफुल फॉर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा ठीक है, एक तो हमने ये पढ़ लिया, देखो मीनिंग भी यही है और पर्पस में भी मोस्टली यही कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये एनालिसिस क्या होता है, ये किसके लिए काम आता है? ठीक है, हमने कर लिया एनालिसिस, ठीक है। अब देखो, इसको ना अलग अलग पार्टीज करती हैं, ऐसा नहीं है कि आज मैं करके बैठ गई तो कोई और नहीं करेगा। जिसको मतलब होगा ना हमारे बिजनेस से, वो हर बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेगा। जैसे इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स क्यों हमारी कंपनी में एनालिसिस करना चाहेंगे? वो ये देखेंगे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्या कंपनी कितना रिटर्न पे कर रही है, अगर मैं इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करूं तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। आप कहीं पे भी अपना पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, आप सबसे पहले यही तो देखते हो कि वो कंपनी आपको कितना इंटरेस्ट पे करती है, कितना आपको रिटर्न मिलता है। जहां ज्यादा मिलेगा वहीं लगाना चाहोगे ना, इसलिए इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। शेयर होल्डर्स
बेसिकली इनको डिविडेंड से मतलब होता है। बैंक बैंक क्यों करेगा? बैंक ने आपको लोन दिया हुआ है भाई। बैंक ये तो देखेगा जिस इंसान को मैं लोन दे रहा हूँ क्या उसके अंदर इतनी हैसियत है कि वो मेरा लोन वापस कर दे। अगर वो देखेगा इस बंदे की तो परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है कंपनी की, या फिर पिछले कुछ सालों से ये बिजनेस लगातार गिरे जा रहा है, क्या बैंक उसको लोन देना प्रेफर करेगा? नहीं करेगा। इसलिए बैंक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करता है। कंपनी की मैनेजमेंट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्यों करती है? क्योंकि उसको ये भी तो देखना होगा कि कंपनी की पोजीशन कहाँ जा रही है, वही कि आपके पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, पिछले साल कितना था और इस साल कितना हो गया है। उसके बाद कंपनी की ऑपरेटिंग रिजल्ट्स कैसे हैं, जो कंपनी कामकाज करने से पैसा कमा रही है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए कंपनी की मैनेजमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करती है। अब आगे यही लिखा हुआ है कि जो पर्पस है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, भाई वो हर बंदे के लिए अलग होता है। जिसका जो इंटरेस्ट होगा ना बिजनेस के अंदर वो उस हिसाब से करेगा। जैसे इन्वेस्टर अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा था, शेयर होल्डर अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा था, बैंक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा था, कंपनी की मैनेजमेंट अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही थी। तो हर किसी का अपना मतलब है, अपना एक बेसिकली इंटरेस्ट छुपा हुआ है बिजनेस के अंदर, उसकी वजह से वो एनालिसिस करता है। इसलिए उनका जो पर्पस है ना एनालिसिस का, हर पार्टी का डिफरेंट हो जाता है। तो ये था मीनिंग जिसके अंदर हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है। अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेसिकली काट छाट करके उनका ऑपरेशन करना है। अब बन गए, अब उनका ऑपरेशन करना है हमको। ठीक है, क्यों करते हैं? ताकि हम डिसीजंस ले सकें, कंपनी को उसकी पोजीशन के बारे में पता लग सके। अलग अलग इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलग तरीके से अपना पर्पस के लिए करते हैं, जैसे बैंक करता है और कंपनी की मैनेजमेंट करती है। तो बेसिकली ये सब कवर होता है इसके मीनिंग के अंदर। तो आगे चलते हैं इसके टाइप्स के ऊपर, थोड़ा सा इसके टाइप्स को समझते हैं और अच्छी क्लैरिटी आएगी। सबसे पहला टाइप आता है इसका इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। देखो बेसिकली चार टाइप के एनालिसिस होते हैं। मैंने क्या करा है ना, मैंने इनको कंपैरिजन फॉर्म में दिया है ताकि आपको दोनों के बीच में मतलब भी समझ आता रहे और दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी समझ आता रहे, इसलिए। तो फर्स्ट इज एक्सटर्नल एनालिसिस एंड सेकंड इज योर इंटरनल एनालिसिस। देखो एक्सटर्नल इंटरनल नाम से ही समझ आ रहा होगा। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले और इंटरनल मतलब अंदर वाले। तो एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करता है? एक्सटर्नल एनालिसिस वो बंदे करते हैं जो बिजनेस से बाहर लाई करते हैं। जैसे बैंक हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, अब बैंक तो मैंने आपको बता दिया। बैंक क्यों करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? क्योंकि उसको आपको लोन देना है, लोन के पर्पज से। अच्छा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्यों करेंगे एनालिसिस? देखो आप गुड्स क्रेडिट पे खरीद के लाते हो, तो वो जो आपका क्रेडिट है जो जिससे आप उधार माल परचेज करके लेकर आ रहे हो, आप मुझे बताओ क्या वो ऐसे आपको उधार दे देगा? अगर आपकी कोई फॉर एग्जांपल एक छोटी सी आपकी दुकान है, किसी भी एक गारमेंट की छोटी सी शॉप है, आपकी दुकान पे कोई उधार मांगने आता है नया बंदा, ठीक है, आपकी दुकान पे फर्स्ट टाइम आया है, तो क्या आप उसको उधार दे देते हो? नहीं देते। आप किसको उधार देते हो? जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं। ठीक है, या फिर आपको पता है कि हाँ इस बंदे की मार्केट में पोजीशन बहुत ही बढ़िया है, इसको पैसा अगर उधार पे दे दूंगा, गुड्स उधार पे दे दूंगा तो हाँ ये मेरी पेमेंट कर देगा। तो क्रेडिटर्स क्यों करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? क्योंकि वो आपको गुड्स उधार पे देते हैं। जब आपकी बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं होगी, आपकी एक रेप्यूटेशन मार्केट के अंदर अच्छी नहीं होगी, तो आपको कोई उधार माल नहीं देगा। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन लोगों को भी दिखाना है कि हाँ सर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, हमारा बिजनेस अच्छी पोजीशन में जा रहा है। कस्टमर्स क्यों करते हैं? देखो कस्टमर्स आपके से गुड्स खरीदते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक अमूल की आइसक्रीम रखी हो आपके आगे, और एक फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी घटिया सा ब्रांड है, फॉर एग्जांपल जनता आइसक्रीम। अगर ये ब्रांड रियल में एग्जिस्ट करता है तो मेरा घटिया कहने का कोई मतलब नहीं था, वो जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया है, मुझे पता भी नहीं है कि ऐसा ब्रांड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो दो आइसक्रीम रखी थी आपके आगे, अमूल आइसक्रीम एंड जनता आइसक्रीम। आप कौन सी उठा के खाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली अमूल खाना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाँ क्वालिटी है, ब्रांड है, क्वालिटी है, रेपुटेशन अच्छी है। तो कस्टमर भी उस दुकान से गुड्स खरीदना चाहेगा जहाँ पे उसको पता है कि गुड्स अच्छे मिलते हैं, क्वालिटी अच्छी है, बिजनेस की रेप्यूटेशन अच्छी है। इसलिए कस्टमर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेती है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत बिजनेसेस में सब्सिडीज देती है, सब्सिडी ग्रांट ये सब चीजें देती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सब्सिडी और ग्रांट उन बिजनेस को देगी ना जिनको जरूरत है, हर किसी को उठा के तो नहीं देगी, इसलिए एक्सटर्नल एनालिसिस उसके लिए जरूरी हो जाता है। उसके बाद इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस कौन करता है? वो लोग जो बिजनेस के अंदर हैं। जैसे कंपनी की मैनेजमेंट करती है,
क्यों करती है? क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आज की डेट में, उसके क्या असेट्स और लायबिलिटीज हैं, क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसका ऑपरेशन से रेवेन्यू कितना आ रहा है, उसके कितने खर्चे हो रहे हैं। तो इसलिए कंपनी की मैनेजमेंट करती है, कंपनी के एग्जीक्यूटिव लाइक कंपनी मैनेजमेंट करती है। उसके बाद पर्पज ऑफ दिस एनालिसिस इज टू असेस द कंपनीज परफॉर्मेंस। ये तो सबके लिए ही है, कंपनी की परफॉर्मेंस देखने के लिए एनालिसिस करते हैं। और ये क्यों करते हैं? टू मॉनिटर इट्स फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। इंटरनल वाले क्यों करते हैं? ताकि फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इनके नजर में रहे कि कंपनी कहाँ जा रही है, क्या खर्चे कर रही है, क्या रेवेन्यूज आ रहे हैं। उसके बाद एनालिसिस इज बेस्ड ऑन पब्लिश्ड डेटा एंड एनी इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द कंपनी। अच्छा, अब ये एनालिसिस कैसे करते हैं? देखो, कंपनी जब अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करती है ना, फाइनलाइज कर लेती है, जब सब कुछ हो जाता है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर बन जाते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वहां पे क्या करना होता है ना, वहां पे जाके हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं उस वेबसाइट पे, ताकि अगर किसी बंदे को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने हो तो वहां से देख सके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये लोग क्या करते हैं, ये वहीं से जाके आपकी जो आपने जो डेटा पब्लिश करा है ना उस वेबसाइट के ऊपर, ये वहां से आपके डेटा को डाउनलोड करते हैं और उसके बेसिस पे आपका एनालिसिस कर लेते हैं अपना। और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मान लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनको कहीं से मिल गई, कंपनी से ही मिल गई, फॉर एग्जांपल छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल गई, वो इनका बेस बन जाती है। बट जो इंटरनल एनालिसिस होता है उसके पास देखो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, पूरे इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं और उस पे इनकी बेस्ड होती है। बेसिकली जो इंटरनल एनालिसिस ये लोग करते हैं ना, इंटरनल एनालिसिस ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसके पास कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स हैं, जबकि एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए थोड़े बहुत ही रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास। तो दिस इज एक्सटर्नल एंड दिस इज इंटरनल। एक्सटर्नल जो बाहर के लोग कर रहे हैं एंड इंटरनल जो अंदर वाले लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल क्या हो गया? ऐसे। वर्टिकल क्या हो गया? ऐसे। मतलब जब आप एक अलग अलग सालों को कंपेयर कर रहे हैं। एंड वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है, आप एक ही साल में अलग अलग फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो कैसे होता है। सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक एनालिसिस। एंड वर्टिकल एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक एनालिसिस। इसका दूसरा नाम है ये। आपको दोनों नाम लिखे मिल जाएंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। डायनामिक मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड स्टैटिक मीन्स वर्टिकल। देखो स्टैटिक क्यों है? क्योंकि एक ही साल में है। डायनामिक क्यों है? क्योंकि अलग अलग साल में। डायनामिक मीन्स चेंजिंग एंड स्टैटिक मीन्स मतलब सिंगल। आप पढ़ते हैं इसके बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर डिफरेंट ईयर्स आर कंपेयर्ड। और वर्टिकल में कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सिंगल ईयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट आर रिव्यूड। देखो अब डायनामिक एनालिसिस में क्या होता है, हम कुछ कुछ अलग अलग सालों की फिगर्स को लेते हैं और आपस में कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंट ईयर्स की फिगर को लेते हैं। जबकि स्टैटिक एनालिसिस के अंदर हम एक ही साल की फिगर्स उठाते हैं और उसी के अंदर कंपेयर करना शुरू करते हैं, उन्हीं को चेक करते हैं, उन्हीं को रिव्यू करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज द फिगर्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। अब क्या होता है, जो डिफरेंट ईयर्स की फिगर होती हैं उनको साइड बाय साइड हम रखते चले जाते हैं, जैसे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, इस तरह से। इसमें क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस में फिगर जो होती है सिंगल ईयर की होती हैं, उनको क्या करते हैं, आर प्लेस्ड एंड कंपेयर्ड यूजिंग टोटल ऑफ फिगर्स इज 100। हम क्या करते हैं, फिगर्स को प्लेस करते हैं और जो टोटल होता है ना उसको अज्यूम कर लेते हैं 100। उस 100 के बेसिस पे हम उनका कंपैरिजन शुरू करते हैं करना, उसको कंपेयर करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ सेम आइटम्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। अब ये क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बैलेंस शीट का आप एनालिसिस कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, आपने 2 साल की बैलेंस शीट की अलग अलग फिगर्स उठाई। अब आप क्या करोगे, जैसे बैलेंस शीट में फर्स्ट हेड इज योर शेयर होल्डर्स फंड। आपने शेयर होल्डर्स फंड उठाया और उसको अलग अलग सालों का कंपेयर करा। जैसे एक साल में मान लो 100 करोड़ था, दूसरे में 200 करोड़ हुआ, तो आपका कितना चेंज आया। तो हम क्या करते हैं, एक आइटम को अलग अलग सालों की जो फिगर्स होती हैं उसमें ही कंपैरिजन करते हैं। जबकि इसमें क्या करते हैं, हम डिफरेंट आइटम्स उठाते हैं पर एक ही पीरियड की होती हैं, एक ही साल की अलग अलग आइटम्स को उठा के उनसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए ना ज्यादा समझ आएगा जब हम कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज पढ़ेंगे, वो आने वाली वीडियोस में जरूर मिलेगा आपको। अभी सिर्फ ये ओवरऑल बेसिकली एक ओवरव्यू है इसका, इसको और अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं आगे। इट इंक्लूड चेंजेस इन फिगर्स इन एब्सोल्यूट फॉर्म एज वेल एज परसेंटेज फॉर्म। देखो इसके अंदर जब हम चेंजेस निकालते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ईयर 1 था, ईयर 2 था। ईयर 1 में फॉर एग्जांपल मानते हैं सेल्स आपकी हुई 100 करोड़, ईयर 2 में थी 200 करोड़।
तो ईयर 2 और ईयर 1 किस में ज्यादा है? ईयर 2 में ज्यादा है। ईयर 2 इज योर करंट ईयर एंड ईयर 1 मैंने लिया प्रीवियस ईयर। तो आपका चेंज कितना आया सेल्स में? 100 करोड़ का चेंज आ गया। तो एब्सोल्यूट फॉर्म होती है नंबर वाली फिगर कि कितना अमाउंट में फर्क आया। दिस इज एब्सोल्यूट फॉर्म, अमाउंट। क्लियर? एंड परसेंटेज हम क्या करते हैं, अब हमारा एब्सोल्यूट चेंज आ गया, एब्सोल्यूट चेंज को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं हमारी करंट ईयर की फिगर से और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमको परसेंटेज में भी पता लग जाता है और अमाउंट में भी पता लग जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं आइटम्स को एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल। हमने का टोटल लेते हैं 100, उसी के बेसिस पे हम परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं हर साल की। उसके बाद हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी ओवर द ईयर्स। अच्छा, ये किस लिए हेल्प आता है, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की परफॉर्मेंस को इकट्ठा कंपेयर कर रहे हैं। जैसे सेल्स मैंने आपको बोला पिछले साल इतनी थी, इस साल इतनी है, तो आपको ये पता लग गया। मान लो पिछले 4 साल का डेटा आपने उठा लिया, तो फोर्थ ईयर में इतनी थी, थर्ड ईयर में इतनी हो गई, सेकंड ईयर में इतनी है, फर्स्ट अब करंट ईयर में इतनी है। तो आपको ओवर द ईयर्स आपकी पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है, परफॉर्मेंस में क्या चेंज आ रहा है, आपको ये पता लग जाएगा। इससे बेसिकली आपको हेल्पफुल ये हो जाएगा कि आपकी कंपनी राइज कर रही है या डिक्लाइन कर रही है, आपको ये पता लग जाएगा। अच्छा, इससे इसका वर्टिकल एनालिसिस का से हेल्प हमको क्या होती है, जैसे एक इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे मारुति भी गाड़ियां बना रही है, ठीक है, उसके बाद hyundai भी गाड़ी बना रही है, होंडा भी गाड़ी बना रही है। तो आपको जो एक इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग कंपनीज है ना, उनकी परफॉर्मेंस की कंपैरिजन में हेल्पफुल रहता है। जैसे आपको ये पता लग जाएगा, अच्छा सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, मारुति की अच्छी है, मारुति की सेल्स बहुत अच्छी हो रही है। उसके बाद होंडा की बहुत अच्छी है सेकंड नंबर पे, फिर hyundai की। तो बेसिकली अलग अलग कंपनीज को कंपेयर करने में हेल्पफुल रहता है ये। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए हम क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं, क्योंकि हम अलग अलग साइज को कंपेयर, अलग अलग ईयर्स को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, जैसे इसके अंदर बनता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं हम, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। और वर्टिकल एनालिसिस में क्या बनाते हैं हम, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाते हैं वर्टिकल एनालिसिस के लिए। ठीक है, जैसे इसमें कॉमन साइज आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, कॉमन साइज बैलेंस शीट आ गई, ये सब चीजें हमको इसमें बनानी होती हैं। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल याद रखेंगे, अलग अलग ईयर को कंपेयर कर रहे हैं। वर्टिकल एनालिसिस एक ही ईयर की अलग अलग फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं, अलग अलग फिगर्स को रिव्यू कर रहे हैं, दैट इज वर्टिकल एनालिसिस। तो हमने इस वीडियो में समझा अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होती क्या है, कुछ पर्पस भी आ गए उसी के अंदर उसके कि क्यों बनाई जाती है। उसके बाद हमने इसके टाइप समझे, 4 टाइप समझे। एक्सटर्नल एनालिसिस जो बाहर वाले कर रहे हैं, इंटरनल एनालिसिस जो अंदर वाले कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो अलग अलग ईयर्स में हो रहा है, एंड वर्टिकल एनालिसिस जो एक ही ईयर में हो रहा है। तो ये थे 4 तरह के हमारे एनालिसिस कि आप 4 तरीके से, अलग अलग तरीके से एनालिसिस हो सकता है कंपनी का। तो आज के लिए इतना ही था। हमने मीनिंग समझ लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का और टाइप्स का। आगे अब हम समझेंगे और इनको कंटिन्यू करेंगे इन लेक्चर्स को। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। आई थिंक यू गेट इट राइट। तो अगर तो आप इसको लाइक जरूर करें, थम्स अप जरूर दें मेरी वीडियो को। उसके बाद इसको शेयर जरूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अग्रवाल अकेडमी, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पे, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सारी यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टडी वेल, वर्क हार्ड, अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।